हेलो एवरीवन, आई एम मीना भारद्वाज एंड वेलकम टू दी SMU अकेडमी। तो यहाँ पे हमारा आज थर्ड टॉपिक है, यानी कि 2 वीडियो हम बना चुके हैं इससे पहले मॉडर्न हिस्ट्री के ऊपर ही। आई होप कि आपने देख ली होगी, नहीं देखी तो प्लीज़ देख लीजिए ताकि आपको एक क्रोनोलॉजी है जो वो समझ आ सके। तो नेक्स्ट पार्ट आज हम यहाँ पे करने वाले हैं एंग्लो फ्रेंच राइवलरी, यानी कि कार्नेटिक वॉर, जो कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है मॉडर्न हिस्ट्री का। क्योंकि एक रीज़न यहाँ पे ट्रीटीज़ जो हुई थी इन वॉर के एंड के टाइम पे, वो भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, तो आपको वो पता होनी चाहिए। तो एंग्लो फ्रेंच राइवलरी या कार्नेटिक वॉर या इंग्लिश और फ्रेंच के बीच जो वॉर हुए थे उसे एक तरह से कार्नेटिक वॉर का नाम दिया जाता है। तो यहाँ पे आज हम पढ़ते हैं इसके बारे में कि आखिर ये क्या था। अगर आप मॉडर्न हिस्ट्री आपने पढ़ी है या पिछली वीडियोस आपने देखी है तो आपको ये समझ आ गया होगा कि ये क्यों हुआ। इसके रीज़न सबसे मेनली यही था कि देखो, यूरोपियन कंट्रीज़ जो आई थी वो आई तो ट्रेड करने थी, लेकिन धीरे धीरे वो इंडिया की पॉलिटिक्स का पार्ट बनना शुरू हो गई थी, वो पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो गई थी। उन्होंने अपनी सेटलमेंट करनी शुरू कर दी थी, एक कंसोलिडेशन, एक कॉन्क्वेस्ट करना शुरू कर दिया था। कॉन्क्वेस्ट डायरेक्टली नहीं था, अभी तक तो डायरेक्टली नहीं था, अभी तो क्योंकि वो अपनी एक सेटलमेंट ही कर रही थी। तो अब उनकी जो सेटलमेंट हो रही थी, जब मुग़ल एम्पियर इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे, ओके, औरंगजेब के बाद जो मुग़ल एम्पियर आए वो उतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे, तो वो उन्हें एनुअल पे देकर अपना काम चला लेते थे, यानी अपनी सेटलमेंट, अपनी फैक्ट्रीज़ वगैरह या फरमान उनसे यानी परमिशन ले लिया करते थे, तो उन्हें इजी रहता था, उन्हें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। अब उनका जो मेन कॉम्पिटिटर था, मेन कॉम्पिटिशन था, वो किससे था? फ्रेंच। पोर्तुगीज़ चले गए थे, ठीक है, आई मीन थे भी, लेकिन उनका इतना इम्पैक्ट नहीं था। अब वो ब्रिटिशर्स को रोक नहीं सकते थे। उसके बाद डच का भी कोई रोल नहीं था, डेन वैसे ही चले गए थे, बैंकरप्सी के चलते उन्होंने अपनी सेटलमेंट ब्रिटिशर्स को बेच दी थी। एंड यहाँ पे अब जो फाइनली बचते थे वो थे फ्रेंच और इंग्लिश। तो उनके बीच वॉर होना तो पॉसिबल था ही। अब मेन कंपटीशन उनका किनके साथ था? फ्रेंच के साथ। अब उन्हें क्या हुआ कि धीरे धीरे उन्होंने भारत के विभिन्न हिस्सों तक जाना शुरू कर दिया, सेटलमेंट शुरू कर दी थी। अब फर्रुखशियर ने एक फरमान जारी किया था 1715 में, 3 फरमान जारी किए थे, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यानी कि एक तरह से प्रिविलेज दे दी गई थी किसको? ब्रिटिशर्स को, कि वो बंगाल, गुजरात और हैदराबाद तक अपनी सेटलमेंट कर सकते हैं, यानी कि अपनी फैक्ट्रीज़ या ट्रेड अपना कर सकते हैं। तो यहाँ पे अच्छा, फर्रुखशियर थर्ड मुग़ल एम्पियर थे, किसके बाद? औरंगजेब के बाद बहादुर शाह 1, उसके बाद जानदार शाह, और उसके बाद तीसरे कौन थे? फर्रुखशियर। तो उन्होंने एक फरमान जारी किया था कि ब्रिटिशर्स जो है अपनी फैक्ट्रीज़ लगा सकते हैं, एंड वो धीरे धीरे जो बाकी एरिया वहाँ तक भी उन्हें एक परमिशन मिल गई थी। तो उनके लिए बेस्ट पार्ट था, उन्हें क्या करना पड़ता था कि वो सालाना इनकम देते थे, और यहाँ पर एक सालाना इनकम जो डिसाइड हुई थी वो थी 3000, ठीक है। 3000 खैर बंगाल की थी, लेकिन मेनली कहा जाता है कि 3000 या 1200 के अकॉर्डिंग उन्होंने इतनी पेमेंट दी उन्हें सालाना, और उसके बाद उन्होंने अपना जो ट्रेड था वो स्टार्ट करना शुरू कर दिया था। तो अब यहाँ पे उन्हें क्या प्रॉब्लम आई? जब उन्होंने हैदराबाद की तरफ जाना शुरू किया, साउथ की तरफ देखा, तो वहाँ पे कौन थे? फ्रेंच। और वहाँ पे कुछ निज़ाम के अंडर में जो डेक्कन था, यानी कोरोमंडल कोस्ट को ही कार्नेटिक का नाम दिया गया है बाय यूरोपियंस। तो उस कार्नेटिक एरिया में, कार्नेटिक एक एरिया है, ओके, डेक्कन का ही, यानी दक्षिण भारत का। तो वहाँ पे फ्रेंच की पावर, वहाँ पे एक फ्रेंच उनके लिए अड़चन बने हुए थे। निज़ाम उसके बाद अपने अंडर में लेने की कोशिश कर रहे थे, एक कन्फ्यूज़न, एक कॉन्फ्लिक्ट सा चल रहा था, वहाँ पे कोई स्टेबिलिटी नहीं थी। कोई एक एक होता है ना, एम्पावर्ड किंग हो या एम्पावर्ड रूलर हो कि भाई हाँ ठीक है, मराठाओं का चल रहा था, मराठा इन्वेजन चल रहे थे साइड बाय साइड, लेकिन स्टिल जिस पार्ट में ब्रिटिशर्स जाना चाहते थे वहाँ पे ज़्यादा इम्पैक्ट किसका देखने को मिला था? वहाँ पे मिला था फ्रेंच का और निज़ाम का। तो यहाँ पे अब उन्होंने क्या किया? अपनी पॉलिसीज़ अप्लाई करनी शुरू की। तो अब उन्होंने, जब उनको परमिशन मिलनी शुरू हो गई, तो उन्होंने अपने जो कॉम्पिटिटर थे पहले उनको हटाना ज़रूरी समझा। तो फ्रेंच थे, तो अब उन्होंने क्या किया? जानबूझकर उनकी जो शिप थी उन्हें कैप्चर कर लिया फ्रेंच की। तो इससे वो भड़क उठे, ओके, यानी कि उन्हें रास्ते से हटाना था। अब वो भी डायरेक्ट लड़ना नहीं चाहते थे, एंड एक्चुअली डायरेक्ट लड़ते भी नहीं थे, किसी ना किसी रीजनल रूलर
रूलर जो होते थे उनके अकॉर्डिंग उनको सामने लड़वाकर उनको सपोर्ट करके ये जीत जाते थे। ओके, यानी कि उन्हें कहते थे कि हम तुम्हें सपोर्ट करेंगे, तुम लड़ो। तो यही होता था। तो यही हुआ फर्स्ट कार्नेटिक वॉर में भी, कि वहाँ पे ये हुआ था मद्रास के पास में, बैटल ऑफ अदियार इसे बोला जाता है। और कब हुआ था? 1746 से 48 के बीच में हुआ था। ओके, इसका एक रीज़न जो सबसे मेन रीज़न माना जाता है इस वॉर का, वो था ऑस्ट्रियन सक्सेशन ऑफ वॉर। यानी भारत में तो इनका चल ही रहा था, बाहर यूरोपियन कंट्रीज़ में जो एक वॉर चल रहा था, सक्सेशन ऑफ वॉर, उसका भी नतीजा यहाँ पे देखने को मिला कि इन दोनों के बीच, ये वहाँ पे भी एक दूसरे के अगेंस्ट थे और यहाँ पे भी एक दूसरे के अगेंस्ट हुए और यहाँ पे ये वॉर हुआ। ओके, लेकिन इन्होंने क्या किया, जो निज़ाम, हैदराबाद के जो निज़ाम उल मुल्क थे उनकी सपोर्ट ली। वहाँ पे जो छोटे जो रीजनल रूलर जो चाहते थे थ्रोन हथियाना कहो, या एक तरह से राजा बनना चाहते थे या निज़ाम बनना चाहते थे, उनकी सपोर्ट से इस वॉर को जीत लिया। ओके, तो यहाँ पे सबसे मेन जो आता है ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन। कब हुआ था? 1740 में। तो ये बाहर चल रहा था ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन, और इसी के चलते इंडिया में भी कार्नेटिक वॉर हुआ। तो कार्नेटिक फर्स्ट की जो है वो शुरुआत हुई। तो जैसे इन्होंने शिप कैप्चर किया या फ्रेंच को हटाने की कोशिश की, तो डुप्लेक्स फ्रेंच गवर्नर था, तो उसने क्या किया, अटैक कर दिया। ओके, फर्स्ट कार्नेटिक वॉर। पौंडीचेरी का गवर्नर था उस टाइम पे डुप्लेक्स। 1740 की बात है ये, 1746 में ये स्टार्ट हुआ था। तो 1746 से 48 के बीच का जो टाइम है वो है फर्स्ट कार्नेटिक वॉर का। ओके, इट्स अ साउथ रीजन। एंड नेक्स्ट किसके बीच हुआ था? फ्रेंच और इंग्लिश के बीच हुआ था। कहाँ पे हुआ था? नियर मद्रास। नियर मद्रास। ओके, ये कहाँ पे? एक तरह से इसे बैटल ऑफ अदियार बोला जाता है, बैटल ऑफ अदियार। अदियार एक रिवर का नाम भी है, तो बैटल ऑफ अदियार इसे बोला जाता है। अच्छा, तो यहाँ पे जो दो मेन नाम आते हैं, सबसे मेन जो नाम आता है, एक आता है अनवर उद्दीन और दूसरा आता है चंदा साहिब का। अनवर उद्दीन कौन था? अनवर उद्दीन चंदा साहिब का राइवल था, यानी कि एक दूसरे के दुश्मन थे वो। अनवर उद्दीन भी चाहता था यहाँ पे कब्जा करना, ओके, और चंदा साहिब भी। तो अनवर उद्दीन की सपोर्ट किसने ली? ब्रिटिशर्स ने। और चंदा साहिब यानी कि जो अनवर उद्दीन का राइवल था उसको सपोर्ट किया फ्रेंच ने। ओके, और उन दोनों की आपस में यहाँ पे लड़ाई हुई एंड नतीजतन फर्स्ट कार्नेटिक वॉर हुआ, और जिसमें कौन जीते? ब्रिटिशर्स। ओके, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने बुरी तरह से फ्रेंच को हरा दिया, और वो उसके बाद उनके बीच एक ट्रीटी हुई। वो ट्रीटी थी एक्स-ला-चैपेल। चैपले बोल सकते हो इसे आप, चैपल भी बोल सकते हो। तो यहाँ पे अनवर उद्दीन, ठीक है, ब्रिटिशर्स ने सपोर्ट किया, एंड चंदा साहिब को किसने किया? फ्रेंच ने किया। एंड एक ट्रीटी जो हुई थी, इंपॉर्टेंट है ये, एक्स-ला-चैपेल। एक्स-ला-चैपेल। अच्छा, जो ये ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन था ये एंड हो गया था। ओके, एंड जैसे ही हुआ तो 7 ईयर ऑफ वॉर स्टार्ट हो गया, यानी कि इसके एंड होते ही 7 ईयर ऑफ वॉर यूरोप में स्टार्ट हो गया था। ओके, तो इस ट्रीटी के चलते इस फर्स्ट कार्नेटिक वॉर को एंड किया गया। एंड सो दिस इज, ये आपको याद रखनी है। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट कार्नेटिक वॉर एंड होता है। कब होता है? 1748 में होता है। ओके, तो फर्स्ट कार्नेटिक वॉर, पहले ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन 1740 में यूरोप में, एंड उसके बाद उसके चलते फर्स्ट कार्नेटिक वॉर एंग्लो और फ्रेंच के बीच में। देन कहाँ पे? नियर मद्रास, बैटल ऑफ अदियार। चंदा साहिब और अनवर उद्दीन उसमें मेन कैरेक्टर थे, एंड उनको हरा दिया गया। किसने? ब्रिटिशर्स ने फ्रेंच को हरा दिया। एंड यहाँ पे इस ट्रीटी के चलते, एक्स-ला-चैपेल के चलते, इसको एक तरह से एंड किया गया फर्स्ट कार्नेटिक वॉर को। सेकेंड कार्नेटिक वॉर की बात करते हैं। अब सेकेंड कार्नेटिक वॉर में क्या हुआ?
अब जो चंदा साहिब और एक मुजफ्फर जंग का नाम आता है। अच्छा, इसका सबसे मेन रीज़न यही है कि वहाँ पे भी अभी एक वॉर तो एंड हो गया था, लेकिन दूसरा वॉर स्टार्ट हो गया था, तो उसके चलते फिर से ये एक दूसरे के अपोजिट थे, एक दूसरे के अपोजिट जो पॉलिटिक्स थी भारत में उसका पार्ट बने हुए थे। कौन? फ्रेंच और ब्रिटिशर्स, तो एक दूसरे के अगेंस्ट चल रहे थे। ऑफकोर्स इन्हें ट्रेड करना था, इन्हें मुनाफा कमाना था, तो ये अपने राइवल या अपने कॉम्पिटिटर को कैसे बर्दाश्त कर सकते थे, तो इन्होंने वो पॉलिटिक्स जारी रखी और उसके चलते क्या हुआ, सेकेंड कार्नेटिक वॉर स्टार्ट हो गया। तो दो यूरोपियन कंट्री जो थी वो भारत पे राज नहीं कर सकती थी, तो उन्हें ये अच्छी तरह पता था और वो एक दूसरे को हटाने में लगे हुए थे। तो यहाँ पे भी कौन कामयाब हुआ? ब्रिटिशर्स उनको हटाने में कामयाब हुए, तो सेकेंड कार्नेटिक वॉर हुआ। फिर सेकेंड कार्नेटिक वॉर। ओके, तो ये जो हुआ था 49 से 54 के बीच में हुआ था, 1749 टू 54। अब यहाँ पे जो दूसरी स्टोरी बनती है वो किसने किसको किया? डुप्लेक्स ने सपोर्ट किया किसको? चंदा साहिब को और मुजफ्फर जंग को। मुजफ्फर जंग जो था वो हैदराबाद का निज़ाम बनना चाहता था और चंदा साहिब को आरकोट का सिंहासन चाहिए था, उसे आरकोट पे राज करना था। अच्छा, ये जो है पहला हमने पढ़ा मद्रास, ओके, और जो सेकंड हम पढ़ रहे हैं वो है तमिलनाडु का ही पार्ट है ये, आरकोट की जहाँ हम बात कर रहे हैं, ओके, वहाँ पे हुआ था। तो सेकंड कार्नेटिक वॉर 1749 टू 54 में हुआ। डुप्लेक्स ने क्या किया? मुजफ्फर जंग को भी कहा कि हम तुम्हें सपोर्ट करेंगे, तुम्हें हैदराबाद दिलवाएंगे, और चंदा साहिब को भी कि हम तुम्हें जो आरकोट है उसका सिंहासन दिलवाएंगे। तो इन तीनों ने मिलकर क्या किया? अनवरुद्दीन को हरा दिया, उसे पकड़ लिया और उसका जो था सर कलम कर दिया था, यानी उसे मार दिया था। तो यहाँ पे मेनली वही है कि डुप्लेक्स का मेन है रोल, एंड उसके बाद अनवरुद्दीन को मार दिया गया। किसने मिलके? चंदा साहिब ने, मुजफ्फर जंग ने और डुप्लेक्स ने मिलके। और यहाँ पे लेकिन मोहम्मद अली एक नाम आता है, कौन था? अनवरुद्दीन का बेटा। तिरुचिरापल्ली में उसने एक युद्ध छेड़ दिया फ्रेंच के अगेंस्ट, और उसको सपोर्ट किया किसने? ब्रिटिशर्स ने। यानी कि एक तरह से आरकोट में ब्रिटिशर्स ने अपनी जो आर्मी थी वो मोहम्मद अली, किसका बेटा था? अनवरुद्दीन, जिसको इन्होंने मार दिया था डुप्लेक्स, चंदा साहिब और मुजफ्फर जंग ने मिलके उसको सपोर्ट करने के लिए अपनी आर्मी भेजी। एंड रॉबर्ट क्लाइव उस टाइम पे गवर्नर था, यानी कि जो प्रेसिडेंट था या हेड था ब्रिटिशर्स का या उस वॉर का। तो रॉबर्ट क्लाइव का बहुत एक इम्पोर्टेंट रोल है यहाँ पे। तो रॉबर्ट क्लाइव ने अपनी सेना भेजी एंड मोहम्मद अली को सपोर्ट किया उन्हें मारने के लिए, एंड आरकोट में चंदा साहिब को पकड़ लिया गया, वहाँ पे उनको मार दिया गया। एंड वहीं से क्या हुआ? सेकेंड कार्नेटिक जो युद्ध था वो कौन जीत गए? वो ब्रिटिशर्स जो थे वो जीत गए। और यहाँ पे भी क्या हुआ कि जब वो दोबारा हार गए तो यहाँ पे एक ट्रीटी होती है ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी हुई थी। ये जो आपकी ट्रीटी हुई थी ये हुई थी 1754 में। ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी। ओके, तो इसके चलते इस युद्ध को जो है वो रोकना पड़ा। अच्छा, इसका एक और जो था कि डुप्लेक्स जो था उसे अब रिप्लेस कर दिया गया था किससे? गोदेहू। तो उस टाइम पे गवर्नर कौन था फ्रेंच का? गोदेहू। तो जैसे ये आया तो इन्होंने एक ट्रीटी कर ली और वो ट्रीटी थी ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी। कब हुई? 1754 में। तो सेकेंड कार्नेटिक वॉर भी एंड हो गया, लेकिन 7 ईयर्स ऑफ वॉर अभी भी चल रहा था। तो जो था उसके चलते कार्नेटिक वॉर यानी थर्ड जो था वो हुआ।
तो थर्ड कार्नेटिक वॉर की हम बात करते हैं। अच्छा, इसमें भी ब्रिटिशर्स जीत गए फर्स्ट वाले में भी, तो फिर भी उन्होंने थर्ड वॉर यहाँ पे चलता रहा, क्योंकि 7 ईयर ऑफ वॉर वहाँ चल रहा था और वो एक दूसरे के अगेंस्ट ही खड़े थे अभी भी। तो यहाँ पे हम बात करते हैं थर्ड कार्नेटिक वॉर की। थर्ड कार्नेटिक वॉर, ओके। ये हुआ था आपका 1756 से 58 से 63 के बीच में। अच्छा, 56 से 63 तक 7 ईयर ऑफ वॉर चल रहा था यूरोप में, 56 से 63 तक। और जो थर्ड कार्नेटिक वॉर हुआ वो हुआ 1758 से 63 में। सो अब अगली जो ट्रीटी होगी, रिमेंबर दैट, वो कब होगी? 63 में हुई थी। एंड इट्स नॉट अ यू मे से ट्रीटी, कहीं बैटल ऑफ वैंडीवॉश, वनवासी भी कहा जाता है इसे। तो एक बैटल ऑफ वॉन्डीवॉश हुआ था 63 में। तो थर्ड कार्नेटिक वॉर एंड 7 ईयर ऑफ वॉर जो एंड हुआ था 63 में हुआ, उसी के चलते जो वॉन्डीवॉश बैटल था वो भी हुआ एंड थर्ड कार्नेटिक वॉर था उसका एंड हो गया। एंड फाइनली ब्रिटिशर्स थे वो भारत पे एक तरह से अपना कब्जा जमा चुके थे, यानी कि वो फ्रेंच को पूरी तरह से हरा चुके थे। और इन ट्रीटीज़ के चलते उन्हें ये कंफर्म कर दिया गया था, या हम कहें कि उन्हें कन्फाइन कर दिया गया था कि अब वो उनके बीच में नहीं आएंगे और जो उनका एरिया है वहाँ पे वो दखल अंदाजी नहीं करेंगे और अपनी फालतू की जो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ है, ठीक है, वो नहीं करेंगे। पौंडीचेरी हो गया, कराईकल हो गया, येनम हो गया, माहे हो गया, तो ये मेन एरियाज़ थे जहाँ पे जो फ्रेंच थे उन्होंने एक तरह से ट्रीटी की थी, एग्रीमेंट किया था कि अब वो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट नहीं खड़े होंगे। ओके, तो थर्ड कार्नेटिक वॉर हुआ था 58 से 63 के बीच में हुआ था। एंड इसमें सबसे इम्पोर्टेंट आता है बैटल ऑफ वैंडीवॉश। अच्छा, इसमें एक इम्पोर्टेंट नाम आता है, बैटल ऑफ वॉन्डीवॉश 1963 में हुआ था एंड 7 ईयर वॉर था वो भी 63 में एंड हो गया था। यहाँ पे एक नाम आता है काउंट दी लैली। काउंट दी लैली, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नाम आता है। ये कौन था? ये उस टाइम पे फ्रेंच गवर्नर, ठीक है, ये था फ्रेंच गवर्नर और जो ब्रिटिश गवर्नर था वो जनरल आयरे कूटे था। ये था फ्रेंच गवर्नर, ब्रिटिश जनरल आयरे कूटे, ठीक है, यानी कि इनके बीच में हुआ था। एंड इम्पोर्टेंट है बैटल ऑफ वंडीवॉश, वंडवासी भी कहा जाता है, तमिलनाडु का एरिया है। कब हुआ था? 1963 में हुआ था। तो यहाँ पे आपके तीनों जो थे कार्नेटिक वॉर हमने डिस्कस किए हैं, इम्पोर्टेंट है, इनकी जो ट्रीटीज़ हुई है वो इम्पोर्टेंट है। अच्छा, प्लस यहाँ पे एक और चीज़ आती है कि जो 7 ईयर वॉर था वो जो एंड हुआ था वो एंड हुआ था 63 में। अच्छा, जस्ट अ मिनट, सॉरी फॉर दिस, ये 60 में हुआ था, 63 में हुई थी ट्रीटी ऑफ पेरिस। ओके, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि इसी के टाइम पे ही ट्रीटी ऑफ पेरिस, ट्रीटी ऑफ पेरिस एंड ये हुई थी 1763 में। और ये किसका एंड थी? एंड ऑफ 7 ईयर ऑफ वॉर, एंड ऑफ 7 ईयर्स ऑफ वॉर। थर्ड कार्नेटिक वॉर 1758 से 63, बैटल ऑफ वॉन्डीवॉश हुआ था 1960 में हुआ था। किसके बीच हुआ? काउंट दी लैली फ्रेंच गवर्नर था, ब्रिटिश गवर्नर कौन था? जनरल आयरे कूटे, ओके, सर आयरे कूटे भी कहा जाता है। एंड तो ये एंड हुआ और इसके साथ ही ट्रीटी ऑफ पेरिस के चलते 1963 में जो 7 ईयर ऑफ वॉर चल रहा था वो भी एंड हो गया था। तो यहाँ पे एक एग्रीमेंट हुआ था इसके तहत कि जो फ्रेंच है अब वो पौंडीचेरी में, कराईकल में, माही में, येनम में अब अपनी जो एक्टिविटीज़ है वो रोक देंगे एंड एक तरह से ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट नहीं खड़े होंगे एंड उन्हें नहीं रोकेंगे। तो यहाँ पे ये 3 कार्नेटिक वॉर हमने पढ़े। आई होप कि आपको समझ आए होंगे। सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमने पढ़ी सबसे पहले कि 1715 में फ़ारूक शेर ने फरमान जारी किया था। 3 फरमान जारी किए थे।
कि उन्हें हैदराबाद, गुजरात और मद्रास में एक तरह से सेटलमेंट या कंपनी या ट्रेड करने की परमिशन दे दी गई थी। बहुत से एग्रीमेंट हुए थे, ओके। एंड उसके बाद 3 कार्नेटिक वॉर हुए थे। पहला मद्रास के पास हुआ, कहाँ पे, बैटल ऑफ अदयार बोला जाता है, एंड ये अदयार रिवर के पास हुआ था। कब एंड हुआ? 1746 से 48 के बीच हुआ था। 48 में एक्स ला चैपल एक ट्रीटी हुई, उसके चलते एंड हुआ। एंड एक सक्सेशन ऑफ वॉर जो चल रहा था, ऑस्ट्रियन सक्सेशन ऑफ वॉर जो चल रहा था 1740 में, वो भी एक तरह से एंड हुआ। सेकेंड जो कार्नेटिक वॉर हुआ वो हुआ था उसके तहत जो हुई थी वो हुई थी ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी 1760 में हुई थी। एंड जो वॉर था वो चला था आपका 49 से 58 तक वो वॉर चला था। एंड उसमें ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी हुई थी। उसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ते हैं थर्ड कार्नेटिक वॉर। अच्छा, सेकेंड वाले में बाद में पहले डुप्लेक्स था, फर्स्ट वाले में डुप्लेक्स था गवर्नर फ्रेंच का, एंड जो ब्रिटिश था वो था रॉबर्ट क्लाइव। एंड सेकेंड वाले में जो फ्रेंच गवर्नर था वो कौन था, रिप्लेस कर दिया गया, तो डुप्लेक्स को कौन बन गया था, गोदेहू। एंड ब्रिटिशर्स का कौन था, रॉबर्ट क्लाइव ही था। एंड थर्ड की अगर हम बात करें तो उसमें काउंट दी लैली फ्रेंच का गवर्नर था, और जो ब्रिटिशर्स था वो था सर आयरे कूटे। और इसमें थर्ड जो होता बैटल ऑफ वांडीवॉश हुआ था 1760 में हुआ था। एंड 1763 में पेरिस ऑफ ट्रीटी ऑफ पेरिस हुई थी, जिसके चलते 7 ईयर ऑफ वॉर एंड हुआ था। तो यहाँ पे हमने जो इम्पोर्टेंट पढ़ा 3 कार्नेटिक वॉर पढ़े। उसके बाद हम बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट करेंगे बैटल ऑफ प्लासी एंड बैटल ऑफ बक्सर। आई होप कि आपको समझ आया होगा। अगर आपको कहीं भी कोई डाउट है, कहीं भी कोई इशू आया है, या कहीं भी आपको लगे तो प्लीज़ टेल मी इन द कमेंट बॉक्स। एंड प्लीज़ वीडियो कैसी लगी है ये ज़रूर बताइए, एंड इसको रिवाइज़ कीजिए। ये ट्रीटीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट प्लासी और बक्सर का पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसके रीजंस मेंशन करना हम भूल गए हैं, इसके मेन रीजंस, खैर वो अगली वीडियो में हम मेंशन करेंगे कि इनके सबसे मेन रीज़न क्या थे। इनके हार जाने के सबसे मेन रीज़न था, आई थिंक हमें इधर ही एंड कर देना चाहिए। तो यहाँ पे जो मेन रीज़न था वो था कि ये प्राइवेट एंटरप्राइजेस थे। ब्रिटिश जो थे उनके जीतने का सबसे मेन रीज़न था प्राइवेट एंटरप्राइजेस होना, एंड एक तरह से प्राइवेट कंपनी होना। और जो फ्रेंच थी वो अंडर स्टेट थी, यानी कि गवर्नमेंट कंपनी थी। एज यू नो कि गवर्नमेंट कंपनी कैसे काम करती है और प्राइवेट कैसे काम करती है। तो एक तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने पूरी ली थी। उन्हें एक तरह से उनकी प्रॉपर सेटलमेंट थी। ब्रिटिशर्स के पास एक नेवल पावर, नेवल सुपीरियोरिटी थी, एंड उनकी मिलिट्री स्किल्स काफ़ी बेटर थी एज़ कम्पेयर टू फ्रेंच। जहाँ फ्रेंच के पास सिर्फ पौंडीचेरी पोर्ट था, वहाँ पे उनके पास मद्रास, कोलकाता एंड उसके अलावा भी उनके पास कुछ पोर्ट्स थे जिन पे उनका कब्ज़ा था। तो उनकी नेवल पावर थी वो काफ़ी अच्छी थी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो रिलीजियस में ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं थे, यानी रिलीजन को फैलाने में ब्रिटिशर्स ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं थे, जबकि जो फ्रेंच या बाकी थे वो बाहर की कंट्रीज़ में भी इन्वॉल्व थे, रिलीजन को लेके भी सीरियस थे, एंड वो उसमें भी लगे हुए थे। तो इनकी सिर्फ मेन कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे वॉर पे नहीं थी, तो ये भी मेन रीज़न माना जाता है हारने का। एंड उसके अलावा एक तरह से बहुत से रीज़न थे, आई मीन इनकी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होना, कि वहाँ पे यूरोप में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होना शुरू हो गया था, तो इनके पास बेटर इक्विपमेंट आने शुरू हो गए थे। एक बेटर जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया या इनके पास मशीनरी हो गई वो काफ़ी अच्छी थी। एंड हाँ, एक वन ऑफ द मेन रीज़न माना जाता है कि डेप्ट मार्केट मीन्स कि दुनिया का जो फर्स्ट सेंट्रल बैंक था वो इंग्लैंड का था, तो उसने इंग्लैंड को सपोर्ट किया, उसके मिलिट्री के लिए सपोर्ट किया, प्लस एक तरह से उन्हें फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया गया जो कि फ्रेंच के पास नहीं था। तो ये भी एक बड़ा रीज़न माना जाता है। तो बहुत से रीज़न थे, हम अगली वीडियो में भी इसे फिर से डिस्कस कर लेंगे। तो यहाँ पे आपका जो मेन पार्ट था वो ये था। ओके, आई होप कि आपको पसंद आई होगी, आपको समझ आई होगी, एंड प्लीज़ कैसी लगी ये बताइए। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।